हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 2 ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का लेक्चर नंबर 2। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट सम नेचुरल रिसोर्सेज। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो एग्जॉस्टिबल होते हैं, कुछ इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे जिसको ह्यूमन एक्टिविटी एग्जॉस्ट कर सकती हैं जो कि लिमिटेड है, वो एग्जॉस्टिबल होते हैं। वहीं इनएग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो कि हमारे नेचर में अनलिमिटेड है, ह्यूमन एक्टिविटीज उनको एग्जॉस्ट नहीं कर सकती। ऐसे जो मतलब रिसोर्सेज हैं वो इनएग्जॉस्टिबल है। तो काफी कुछ मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर चुका था अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। Today I am going to discuss some natural resources. So today, in last class I already have discussed about air. Air is also a kind of natural resource. Today I am going to discuss another natural resource that you call atmosphere. That you call atmosphere. So today I am going to discuss about another natural resource that you call atmosphere. ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली अबाउट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एग्जैक्टली है क्या? एटमॉस्फेयर एक गैसियस एनवेलप है। दिस इज मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवेलप दैट इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, यानी कि जो हमारे प्लेनेट के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, ये गैसियस एनवेलप हमारे पूरे प्लेनेट को कवर करने का काम करता है, जिसे आप एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या है? दिस इज multi-layered, this is what? This is multi-layered gaseous envelope. तो multi-layered gaseous envelope that you call atmosphere, right? तो ये जो gaseous envelope है multi-layered है, and this envelope atmosphere cover the planet, cover the प्लैनेट और आवर अर्थ। प्लैनेट कौन सा है? अर्थ की हम बात करते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर हमारे प्लैनेट को कवर कर लेता है, इसलिए हम एटमॉस्फेयर को बोलते हैं दिस इज द ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ का ये एक ब्लैंकेट है, ये बात आपको याद रखनी है, जो कि हमारे प्लैनेट को यूनिवर्स से सेपरेट करने का काम करता है। दिस इज द ब्लैंकेट ऑफ आवर अर्थ, राइट? तो यहां पे एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, दिस इज द ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, उसको ये एक चादर की भांति लपेटे हुए है। ब्लैंकेट ऑफ अर्थ आप एटमॉस्फेयर को कहते हैं, राइट? एटमॉस्फेयर में जो गैसियस डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के हिसाब से जो गैसियस डेंसिटी है एटमॉस्फेयर में वो वेरी करती है, ये बात आपको याद रखनी है, राइट? सो द डेंसिटी ऑफ गैसेस, जो डेंसिटी ऑफ गैसेस है, डेंसिटी ऑफ गैसेस वेरी करती हैं, वेरीज अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के हिसाब से जो गैसेस की डेंसिटी है हमारे अर्थ पे, वो हमेशा वेरी करती है। कहीं पे डेंसिटी गैसेस की डेंसिटी कम है तो कहीं पे गैसेस की डेंसिटी ज्यादा है, ऐसा देखा जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में जो डेंसिटी ऑफ गैसेस है वो वेरी करती है हमेशा, राइट? एल्टीट्यूड के हिसाब से वेरी करती है। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है इसमें डेंसिटी गैसेस की यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं होती, ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अनदर पॉइंट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है ये एक मल्टी लेयर्ड है, दिस इज मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवेलप, ठीक है? तो यहाँ पे जो मल्टी लेयर्ड है एटमॉस्फेयर को कितनी लेयर्स में हम डिवाइड करते हैं? हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू, सबसे पहली जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सबसे पहली फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर लेयर, राइट? सेकंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर,
एंड लास्ट वन इज एग्जोस्फेयर। तो ये मेनली 5 लेयर्स हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो एटमॉस्फेयर है वो एक मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवेलप है, यानी कि इसमें मल्टीपल लेयर्स है, ठीक है। और ये हमारे प्लेनेट को पूरी तरीके से कवर करता है लाइक ए ब्लैंकेट। और यहाँ पे जो गैसेस की जो डेंसिटी है वो अलग अलग होती है, और यहाँ पे इन 5 मेजर लेयर्स में ये एटमॉस्फेयर डिवाइड होता है। ये बात आपको याद रखनी। इसके अलावा हमारी जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो डिफरेंट गैसेस होती है, जैसे कि मैं एयर प्रेजेंट होती है। एयर की मैं आपको कंपोजिशन बता भी चुका हूँ कि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस होती है 78%, ऑक्सीजन होती है लगभग 16%, 0.3% जो है ना आपकी CO2 होती है, 0.2% अदर गैसेस होती हैं। तो यहाँ पे गैसेस का कंट्रीब्यूशन भी अलग अलग है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में CO2 की अगर मैं बात करूँ कि CO2 एटमॉस्फेयर में कैसे आती है, राइट, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो एटमॉस्फेयर है, अगर हम एटमॉस्फेयर में CO2 की बात करें, एटमॉस्फेयर में किसकी बात करें, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर एटमॉस्फेयर में बात की जाए, तो एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल जो है अलग अलग होता है, ठीक है। CO2 की फॉर्मेशन जो है अलग अलग तरीके से होती है, राइट। इन आवर एटमॉस्फेयर जो CO2 है, CO2 की अगर मैं बात करूँ, CO2 की बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट CO2, ठीक है। CO2 कहाँ से आती है? CO2 जो फिक्सेशन है, CO2 comes out from burning of fossil fuels। आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, इसी तरीके से डिफरेंट गैस की जो फॉर्मेशन की जो तरीका है, वो जो सोर्सेज हैं वो अलग अलग है। अगर आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो CO2 निकलती है। रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज से भी CO2 निकलती है, ठीक है। रेस्पिरेशन से भी, रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज से भी CO2 रिलीज होती है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे CO2 की जो फॉर्मेशन है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, ये सब सोर्सेज ऑफ CO2 है ना। बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट है ना, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, राइट, फॉरेस्ट बर्निंग से भी CO2 निकलती है। इसके अलावा ये जो CO2 लार्ज अमाउंट में निकलती है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसमें से काफी सारी CO2 की फिक्सेशन भी हो जाती है। CO2 फिक्सेशन ऑल्सो टेक प्लेस इन आवर एनवायरमेंट, राइट। CO2 फिक्सेशन ऑल्सो टेक प्लेस, हमारे इन्वायरमेंट में CO2 फिक्सेशन भी टेक प्लेस करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, CO2 फिक्सेशन जो टेक प्लेस करती है हमारे इन्वायरमेंट में, कैसे टेक प्लेस करती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में। प्लांट CO2 का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, राइट, यानी कि ग्लूकोज बनाता है, और वही बाद में ग्लूकोज रेस्पिरेशन में जाके ब्रेक होके फिर से CO2 रिलीज करता है। तो यहाँ पे प्लांट्स जो हैं, फिक्सेशन ऑफ CO2 जो होती है, फिक्सेशन ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में CO2 की फिक्सेशन टेक प्लेस करती है, ठीक है। प्लांट जो है CO2 की फिक्स करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मराइन वाटर में CO2 की फिक्सेशन जो होती है, इन मराइन वाटर में किसकी बात करूँ, मराइन वाटर में, राइट, दिस CO2 helps to form carbonate cells of certain animals। कार्बोनेट सेल्स बनाने का काम करती है ऑफ सम एनिमल्स। तो अलग अलग तरीके से CO2 की फिक्सेशन भी होती है। तो एटमॉस्फेयर में इसी तरीके से डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट गैसेस निकलती है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से CO2 आती है। रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज से रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद CO2 निकलती है। वहीं फॉरेस्ट बर्निंग से भी CO2 निकलती है, वुड बर्निंग से भी CO2 निकलती है। जितने भी टाइप के हम
फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ऑलमोस्ट सभी से CO2 ही बाहर निकलती है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये जो प्लेंटी ऑफ CO2 है, इस CO2 की फिक्सेशन भी करते हैं प्लांट। फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट जो है फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, उस ग्लूकोज में भी CO2 का फिक्सेशन होता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स करते हैं। इसके अलावा इस CO2 का इस्तेमाल कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कंपोनेंट बनाने के लिए मराइन एनिमल्स भी इस CO2 का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। सो दिस आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एटमॉस्फेयर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज विंड, राइट, दैट इज ऑल्सो ए नेचुरल रिसोर्स। विंड की मैं बात करता हूँ, हमारे जो एटमॉस्फेयर के लिए कंपोनेंट है, राइट, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ एटमॉस्फेयर में आपका जो है डिफरेंट गैसेस होती है, गैसेस एनवेलप है, एयर है, राइट। अब इसी तरीके से एक होती है विंड, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लिसन केयरफुली अबाउट विंड। नाउ सी विंड। Wind is what exactly? Wind क्या है? This is the flowing air that you hold with. Flowing air is called wind. Flowing air is called wind. जो flowing air है जिसे आप wind कहते हैं, this is the flowing air that you call wind, जिसे आप विंड कहते हैं, ठीक है। जो विंड है दैट में बी हॉट एंड दैट में बी कोल्ड। विंड जो होती है वो हॉट भी हो सकती है और कोल्ड भी हो सकती है। विंड इट में बी हॉट और इट में बी कूल। ये हॉट भी हो सकती है और कूल भी हो सकती है। जनरली जो हॉट विंड देखी जाती है, मैं हॉट विंड की बात करता हूँ, दैट इज दिस काइंड ऑफ विंड फॉर्म ड्यूरिंग समर सीजन। समर सीजन के दौरान ये विंड फॉर्म होती है, राइट। और ये जो हॉट विंड की जो बात करूँ मैं, राइट, ये कैसे फॉर्म होती है? जो सनलाइट होती है, लाइट रेडिएशन ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है समर सीजन में, तो हीट जो होती है वो रिफ्लेक्ट फ्रॉम द लैंड से रिफ्लेक्ट करती है और लैंड को जल्दी गर्म कर देती है, राइट। इफ यू कंपेयर लैंड विद द वाटर, ठीक है, आपने देखा होगा गर्मियों के समय में जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं वो ठंडी होती है, लेकिन लैंड जो होता है वो बहुत गर्म होता है। क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर, राइट। वाटर इतनी जल्दी आसानी से गर्म नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हीट रेडिएशंस हैं जो सनलाइट के, हीट रेडिएशन रिफ्लेक्ट फ्रॉम लैंड से रिफ्लेक्ट होते हैं, राइट, एंड फ्लो थ्रू एयर, जिसकी वजह से हॉट विंड प्रोड्यूस होती है। सेम विल बी लाइक इन समर सीजन, विंटर सीजन में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि लैंड जो होता है वो अर्ली हीट एंड अर्ली कोल्ड हो जाता है, अर्ली कोल्ड भी होता है, राइट। जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, उसी हिसाब से विंड हॉट और कोल्ड हो जाती है, राइट। बात समझ में आ रही है? और जो विंड का जो पैटर्न है वो डिफरेंट कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। जो पैटर्न ऑफ विंड अगर मैं बात करूं, जो फ्लोइंग ऑफ विंड है, जो पैटर्न ऑफ विंड है और डायरेक्शन ऑफ विंड जो है, मैं आपको बता रहा हूँ। विंड की जो डायरेक्शन है, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ विंड। Direction of wind
डिपेंड्स ऑन रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। माउंटेन्स पे भी डिपेंड करता है ना। माउंटेन जैसे कि मैं अगर बात करूं, हमारे नॉर्थ में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत को माना जाता है कि नॉर्थ से आने वाली, उत्तर की तरफ से यानी चाइना की साइड से आने वाली जो शीत लहर है, यानी कि जो ठंडी हवाएं हैं, उनको रोकने का काम करता है। नहीं तो हमारे जो इंडिया का जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा डिक्लाइन हो सकता है विंटर सीजन में, राइट। तो विंड का जो पैटर्न है, विंड की जो डायरेक्शन है, वो माउंटेन पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है रोटेशन ऑफ अर्थ में कि किस डायरेक्शन में विंड फ्लो होना है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ एटमॉस्फेयर इज कंप्लीटेड, विंड इज कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेन। अगला जो टॉपिक है हमारा, हम रेन की बात करते हैं कि रेन की जो फॉर्मेशन है, रेनफॉल जो है वो किस तरीके से होता है। वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है, वो भी हमारे इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट है, एक हिस्सा है हमारे इन्वायरमेंट का। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? रेन की बात कर रहा हूँ। रेन के बारे में आपको पता ही है, रेन इज व्हाट, ठीक है। दिस इज द वाटर दैट कम्स फ्रॉम क्लाउड। यू नो, जो वाटर है वो अपनी जो नेचुरल फॉर्म होता है लिक्विड फॉर्म में, वैसे तो वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में भी होता है, आइस बन जाता है, वेपर फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो वाटर जो है तीनों स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। गैस मतलब वाटर वेपर। तो यहाँ पे रेन की हम बात कर रहे हैं। रेन इज फॉलिंग वाटर फ्रॉम क्लाउड। तो क्लाउड से निकलने वाला जो पानी है, जो जमीन आके स्ट्राइक करता है, इस व्हाट स्ट्राइक ऑन अर्थ, ठीक है। इसे आप रेन कहते हैं। रेन की फॉर्मेशन जो डिपेंड करती है, द रेन फॉर्मेशन, राइट, ऑलवेज डिपेंड्स ऑन वाटर साइकिल। रेन फॉर्मेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन वाटर साइकिल पे डिपेंड करता है। हमारे एनवायरनमेंट में वाटर साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है और उसी वाटर साइकिल पे रेनफॉल डिपेंड करता है, राइट। एक्चुअल में क्या होता है कि ड्यूरिंग समर सीजन के दौरान क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि व्हेन द टेम्परेचर राइज, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर जो होता है इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ये मैं पूरा फ्लो आपको बता देता हूँ, राइट। पूरा आपको जो है एक यू नो फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको ध्यान दीजिए। एक्चुअली क्या होता है, समर सीजन में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, ड्यूरिंग समर सीजन में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जितनी भी वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे प्लेनेट पे, जितनी भी ओपन वाटर बॉडीज हैं, उनका वाटर इवेपोरेट कर जाता है। वाटर इवेपोरेशन होता है, राइट। एंड ये जो वाटर इवेपोरेशन होता है, ये इवेपोरेट होने के बाद, राइट, रीच टू दी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ये फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड करता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड कब होती है? जब ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि नीचे टेम्परेचर गर्म है, ऊपर टेम्परेचर ठंडा है, तो ऊपर जाते ही ये वाटर जो है कंडेंस हो जाती है, वाटर वेपर कंडेंसेशन होता है, जिसकी वजह से क्लाउड बनते हैं। जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं? क्लाउड की फॉर्मेशन जिसकी वजह से हो जाती है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड विल टेक प्लेस, ठीक है। कंडेंस हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड बनते हैं, और कंडेंस होने के बाद ये बन जाते हैं, या तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर अगर टेम्परेचर और कम होता है तो ये जिनको आप बोलते हैं, राइट, क्या बोलते हैं उनको आप, यू नो, जो आइस स्टोन के जो फॉर्म में होते हैं, जो आइस स्टोन जिसको आप बोलते हैं, राइट। टेक्निकल नेम मुझे याद नहीं आ रहा, वेट ए सेकेंड। तो यहाँ पे जो रेन फॉर्मेशन होती है, हाँ, स्नो
या हेल जिसको आप बोलते हैं हेल, स्लीट और हेल या फिर स्नो। ये वाटर या तो स्नो बनाता है या फिर हेल बनाता है, राइट। और ये जो है फिर आने के बाद इन द फॉर्म ऑफ रेन, राइट, दैट विल स्ट्राइक ऑन अर्थ, हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाता है, राइट। तो ये साइकिल जो है चलती रहती है, पूरी रेन साइकिल है, यू नो। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर बॉडी से इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के बाद वो ऊपर जाएगा, एयर जो है उसको ऊपर की तरफ धकेलती है, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाएगा वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, वहाँ पे जाने के बाद वो जो वाटर वेपर है वो इवेपोरेट हो जाती है, और वाटर वेपर जो है इवेपोरेट होने के बाद वो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स, हेल्स या फिर स्नो ये बन जाता है। जैसे ये बाकी जो चीज़ें हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। और जैसे ही वो ड्रॉपलेट्स बनती है उसके बाद ये रेनफॉल की फॉर्म में नीचे आता है, गिरता है पानी, फिर से वो वाटर बॉडीज भर जाती है। तो ये प्रोसेस, ये साइकिल जो है चलती रहती है। ये रेन पैटर्न है, ये रेनफॉल की जो साइकिल है, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, विंड यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, रेन के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में विद दी अनदर टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।